अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज से हम एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिसका फोकस, बल्कि जिसका नाम है ओवरसीज़। ये इस्म बा मुसम्मा है, नाम से ही समझ आ जाती है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा टॉपिक क्या है। ओवरसीज़ हमारे दोस्त, हमारे भाई जो बाहर हैं, उन्हें बेपनाह मसाइल का सामना है। उनकी दस्तरस से एम्बसीज़ का अमला बाहर है, उस तक पहुंच ही नहीं सकते, और अगर पहुंच भी जाए तो उसकी ज़बू हाली वो पूरी दुनिया को पता है। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक इस हवाले से कुछ कर नहीं सके। फिर जितने कब्जा के केसेस हैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के, मैं समझता हूँ 70% ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं बेचारे जो विक्टिम बनते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी खर्च करके पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ली, लेकिन उस पर कब्जा हो गया। कब्जा हो जाना एक खबर है, लेकिन ये बहुत छोटी खबर है। उसके बाद सिरे से सुनवाई ना होना, ये बहुत बड़ी खबर है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, आप एक तरह से रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। और हालत यह है कि हम उसको बजाय एक्नॉलेज करने के, हम एपथी का शिकार हैं, हम आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। आज से हम आगाज कर रहे हैं इस सेगमेंट का। और ये बड़ी देर से ख्वाहिश थी ओवरसीज पाकिस्तानियों की। ये खबरदार के दिनों से हम लगे हुए थे कि ये सेगमेंट हम किसी ना किसी तरह इस्टेब्लिश कर लें, लेकिन इस दफ़ा हमने भी पक्के पैरों पे होके करना था। हम आज से ही एक व्हाट्सएप नंबर डेडिकेट कर रहे हैं इस काम के लिए कि आपको किसी तरह की कोई शिकायत है एम्बेसी में, हाई कमीशन में, अमले के खिलाफ, छोटे अफसर के खिलाफ, बड़े अफसर के खिलाफ, तो हमें लिख कर कोई लंबा चौड़ा खत ना भेजे, ना यहाँ किसी ने पढ़ना है और ना उसकी कोई हुर्मत होगी। हमें छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके भेजें, और छोटे से मुराद है मैक्सिमम 45 सेकेंड्स। अगर वो बहुत ही ज़रूरी है तो 1 मिनट कर दें। दूसरा, अगर हमने कोई टॉपिक एक दफ़ा डिस्कस कर लिया है तो महीना 2 महीने आपको इफाका रहना चाहिए, फिर से कोई चीज़ रिपीट ना करें, क्योंकि हम नहीं एंटरटेन करेंगे उसको। फिर अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं हमारे शो के लिए कि शो को इस तरह बेहतर किया जा सकता है कि हम ओवरसीज के ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, एज ऑफ टुडे वी आर द कस्टोडियंस ऑफ ऑल ओवरसीज पाकिस्तानी। और वैसे गवर्नर पंजाब इस चीज़ की बहुत पेन लेते हैं, इसलिए कि खुद ओवरसीज पाकिस्तानी रह चुके हैं और उनसे ज़्यादा शायद ही कोई समझता हो इस इशू को। और सर हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक लाइजन बनाया जा सके। वो इतने प्यारे दोस्त हैं कि मैं इन्हें बगैर कंसल्ट किए पैटर्न इन चीफ बना देता हूँ, बगैर पूछे। वो ही विल बी रेडी, 10 टाइम्स रेडी टू डू दैट। इवन इमरान खान को खुद बड़ा इदराक है ओवरसीज पाकिस्तानी का। प्रॉब्लम यह है कि उसके पास टाइम नहीं है, वो अपनी फायर फाइटिंग में ही बहुत मसरूफ है। जहाँ तक रहा चीफ मिनिस्टर पंजाब का ताल्लुक, वो इस मामले में तिफले मकतब है और एक तवील अरसा सीखने में ज़ाया करेंगे। ज़ाया क्यों सर? इसलिए कि उन्हें कुछ नहीं सीखना। लो, फिर कोई सजेशन हुकूमत के बारे में महसूस करें आपके वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, फिल्म का, रोड्स का, कोई इशू कल्चरल है, फाइनेंशियल नौयत का है, बैंकिंग से मुताल्लिक है, आप हमें सजेशन दें, हम मुतल्लिका महकमे तक, इदारे तक पहुँचाएंगे। ये मेरी कमिटमेंट है आपके साथ। लेकिन सेंसिबल चीज़ होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद ना हो, सजेशन फॉर द सेक ऑफ सजेशन ना हो। फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट बीच में एंश्योर करने के लिए कि गिफ्ट के तौर पे मैं अपना टाइम पेश कर सकता हूं कि ड्यूरेशन बढ़ जाएगी डिजिटल पे, नो प्रॉब्लम। हम लीनियर पे सारा कुछ तो नहीं चला सकते। अगर आप टैलेंटेड हैं, कोई गुण आप में है, आप बहुत अच्छे शेफ हैं, आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, आप स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, आप गिटारिस्ट हैं, सिंगर हैं, कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, स्केच बनाते हैं, तो अपना ये हुनर हमें ज़रूर भेजिए। कोशिश कीजिएगा इख्तिसार के साथ, लेकिन 2 मिनट, 4 मिनट। और ये खबर यार के लिए, हमारे लिए एक्सक्लूसिव होना चाहिए ताकि इसका क्लेम ना हो। उसके साथ आप अंडरटेकिंग देंगे। और अगर आपकी कोई चीज़ हमें बहुत पसंद आई और बार बार हम उसे चलाते रहे, हम अपनी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो एक्नॉलेजमेंट के तौर पे हम आपकी बर्थडे का फंक्शन, आपके घर में किसी की भी बर्थडे है, उसका फंक्शन है, उसके ऊपर 30 सेकंड्स का एक क्लिप इस शो में भी चला सकते हैं।
इसी तरह ये हमारा एक्सक्लूसिव क्लब है, अगर आप इसके मेंबर हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ हमें ज़रूर क्लिप्स की शक्ल में दें। ऐसे शानदार क्लिप्स आप बना सकते हैं, कैमरा हर वक्त आपकी जेब में होता है और आप जगह जगह फिरते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहाड़ों की, दरियाओं और नदियों की तस्वीरें हमें भेजें। मार्केट प्लेस में भी कोई वाक़या हो गया हो, इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है, पाकिस्तानियों से मुतालिक है, ये नहीं कि पाकिस्तानियों का एक इकट्ठ हुआ है और आपने उसकी एक रिपोर्टाज बना के भेज दी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम आगे चल के कुछ और भी ऑफर करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही काफ़ी है। और मसलन और क्या ऑफर? मसलन यहाँ से हम बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं। हम यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी इन्फो दे सकते हैं, रियल एस्टेट में, टूरिज्म में, कल्चर में बहुत कुछ दे सकते हैं। इवन इनके पर्सनल तकरीबात जो हैं उनके हवाले से हम अपना फोरम पेश कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आज आगाज करेंगे एक एम्बेसी के आंखों देखे हाल के साथ, क्योंकि सुबह दोपहर शाम सबसे ज्यादा भरमार अगर किसी एक चीज की तवातर के साथ है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो किसी ना किसी वसीले से इस सिस्टम की जान को रोते रहते हैं। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही ना हो, अगर पता भी है तो बहुत थोड़ा, उसको मामलात की गंभीरता, ग्रेविटी का एहसास ही नहीं है, इदराक ही नहीं है। यानी हमारी एम्बेसीज में करप्शन होती है और बेतहाशा होती है, और बेतहाशा होती है। फिर हैरान होते हैं लोग कि यार ये क्या बात आप करें, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स, भाई पाकिस्तानी है ना वो, ये भी यही कुछ करते हैं। और बेबरकती का आलम यह है कि शायद ही कोई, हालांकि बहुत अच्छे सफ़ीर भी हैं, मैं बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स को भी जानता हूँ, करियर डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन क्या मजाल के कोई कलमा खैर कहे इनके लिए। कोरोना के दिनों में आपने देखा होगा कि मीलों लंबी लाइनें लगवाई हैं मिडिल ईस्ट में ही। आज हम मिडिल ईस्ट ही की एक एम्बेसी, विदाउट नेमिंग द कंट्री, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नॉमिनेट भी करेंगे, नाम भी लिया करेंगे बिल्कुल, कि ये किस मुल्क की एम्बेसी है। लेकिन हिंट के लिए यही काफ़ी है कि मिडिल ईस्ट में अमूमी सूरत हाल यही है। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? आफ्ताब साहब, आपकी ज़्यादातर बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। यानी ये कि हमारे यहाँ नाअहली बहुत ज़्यादा है और किसी हद तक करप्शन भी। तो मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक करप्शन है। इसलिए कि हमारे सरकारी दफातर में जो कुछ होता है, ये हमारे सरकारी दफातर हैं, सिर्फ ज्योग्राफी डिफरेंट है। सर मैं तो ये कहता हूँ जैसे हमारे यहाँ थाने बिकते हैं ना, जो लुक्रेटिव थाने होते हैं, एसएचओ पैसे देकर वहाँ पर भर्ती होता है, इसी तरह जो यूरोप के, अमेरिका के, इसी तरह के जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, वहाँ की पूरी एम्बेसीज बिकती हैं। अगर आपने वहाँ अपॉइंट होना है तो यहाँ आप पैसे देते हैं और वहाँ अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। यही वजह है कि ऐसे मामला वहाँ पर चलते रहते हैं। अच्छा जी, आप करियर डिप्लोमेट्स हैं? जी, मैं फर्स्ट सेक्रेटरी हूँ, ये सेकंड सेक्रेटरी और ये लेबर अताशी। जुल्फकार बड़ाइश मेरा ना है जनाब। अच्छा यार, किसी शो में ये सिंधु होता है, किसी में बड़ाइच होता है, तुम्हें कितना शौक है घुम्मन रह गया और बाजवा। जेड़ा कुछ मैं गाऊं बर्दाश्त करो प्लीज। यार हमारे लेबर अटैशीज ऐसे हैं। सर ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आपने हमारे एम्बेसडर साहब नहीं देखे। एम्बेसडर साहब वो किधर है भाई? एम्बेसडर साहब ना ही पूछे तो अच्छा है। क्यों ना पूछे भाई, क्या वजह क्या है? तुम लेबर अताशी अच्छा लगने लग पेगा। सर हम लोग करियर डिप्लोमेट्स हैं, ठीक, सारा काम निज़ाम ये सब हमने संभाला होता है, लेकिन पॉलिटिकल अपॉइंटीज आके सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। सर मैं तो कहता हूँ दोनों का बुरा हाल है, ठीक, चाहे वो कैरियर डिप्लोमेट हो या पॉलिटिकल अपॉइंटी। यहाँ पर तो ये हाल है, किसी को रिश्वत देनी हो ना तो उसको बतौर सफीर लगा दिया जाता है। अच्छा जी, आपके एम्बेसडर साहब हैं किधर? ए बैठे ना लेला बजा। आप एम्बेसडर हैं? ये मैं कुछ करता नहीं, अभी आप सुन नहीं रहे थे जो गुफ्तगू हो रही थी? मैंने थोड़ा ऊंचा सुनना था, तुसी भी ऊंची गल करनी है। लो प्रॉब्लम है कि तो मैं भी हैरान था कि इतनी लिबर्टी ले रहे हैं ये अपने सफीर के साथ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऊंचा ना भी सुनो तो हम यही बोलेंगे। क्यों, आपको कोई डर शर नहीं है इनका? सर इनका डर किससे हो सकता है? ये आपकी ACR शेसीआर नहीं बनाते? एक्चुअली सर इनकी ACR पर अमल दरामद उन लोगों ने करना है जो कि इस्लामाबाद में बैठे हैं, ठीक, और बहुत सारे उनमें से वो लोग हैं जो एस्पायर कर रहे हैं इस सीट पर आने के लिए। तो इनके लिखे हुए को कौन वैल्यू देगा? वैसे पूरी दुनिया में ही होता है, करियर डिप्लोमेट्स जो हैं वो हमेशा शाकी रहते हैं पॉलिटिकल अपॉइंटीज के, और हमारे यहाँ तो ये बहुत रिवाज है। हाँ जी। अच्छा जी, ये कौन लोग हैं? पॉइंट दसो कौन है? सर इन लोगों के मसाइल हल हो ही नहीं सकते। साइलीन हैं ये, जी पाकिस्तानी हैं। हाँ जी। अच्छा जी, अपनी कहानी आप सुनाएं। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਜਿੰਨ ਜਿਹਾ, अच्छा ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 18 22 21 20 ਬਸ। ਨਾ ਦਈਏ 2.5 ਲੱਖ टोकन नंबर ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ, ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ। करप्शन करते हो? नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। परफ्यूम लिया था तुमने? सर वो सीनियर ऑफिसर्स को देना होता है ना, वो अफसर लेके इन्हू ला रहे होंगे ने। ये लिया भी इससे नहीं होगा वड़ैच साहब, बहुत अच्छे, आप परफ्यूम लेते हैं और वो भी इससे। अल्लाह माफ करे देखो मैं कभी परफ्यूम लवा, मैं देखो कभी डिटॉल ना लवा। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। इन्हें तो मसाइल लेने ने आफ्ताब साहब जिन्हें तुम फेवर कर रहे हो, इन्हें तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं जनाब। अच्छा ये टाई आपने खुद खरीदी थी? नहीं गिफ्ट हुई। इशू क्या है सर? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂਦਲੇ ਜਾਵਾਂ? नहीं तो पाकिस्तान से मंगवा लेना। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਟੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। अच्छा जी ये आपकी बेगम साहब हैं जो साथ बैठी हैं? हाय अल्लाह तो डरो सर, तुसा क्या पया देवे। आपका क्या मसला है जी? मैं अपने पुत्रे दा नां लिखवावण आई हां। मैं को दिन तू वाñ अपने वतन मुजफ्फरगढ़ उथों अपना जमना पटा बालें दे बेफारम घेना ते वला इथा वल। और तुसा आप दसो मैं इतना पांद किवें करां? नहीं रुकावट कौन डालता है? ए मनहूस जरा खिड़की च खड़े। खिड़की चो खलोता भान मैं नहीं। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ। तो अच्छा तुमने उसका रिटर्न दिया, वो बेचारा जलील हो रहा है। ਬਾਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। हाँ जी तो आप पेपर ला क्यों नहीं देती हैं? पर इतनी दूर मैं किवें मन्या? आप करती क्या है यहाँ पे? मैं तो अपने घरे चोनी, मेरा घर वाला नौकरी करें दे, अच्छा वो क्या है? ड्राइवरी करें दे। नहीं तो आप खुद चली जाए ना, ले आए, ऐसी क्या बात है? सर मैं घेन ते आवां, इन्हें दा कोई पता काहे नहीं। मेरी वालदा दी भी जन्म पत्री मांग गिनन। क्यों, क्या वजह क्या है? सर पैसे भी आ क्या? सर पैसे के लिए ना ये आपके दादा की जन्म पत्री मांग सकते हैं। अब्दुलरहमान साहब इत्थे बह के साइकिल ते सस्ते अंब लेना होर गल है, ये दफ्तर है, इत्थे डॉक्यूमेंट चाहिए होंदे ने। सर अगर आप 10 डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, अगर आपके पास 9 हैं और खुदा न खास्ता एक नहीं है, तो उसके लिए ये लोग आपको बहुत तंग करेंगे। लेकिन अगर आपने पैसे लगा दिए हैं और आपके पास 3 डॉक्यूमेंट है और 7 नहीं है, तो ये आपका काम कर देंगे। अच्छा वो जो खिड़की में बैठा हुआ है, ये मनूस अच्छा ये ना कहें ये खुद तो नहीं लेता होगा, इनके इमाम पे मांगता होगा। सर असल में इन्होंने कंसल्टेंट रखे हुए हैं, जो वीज़ा कंसल्टेंट होते हैं ना हर मुल्क में, वो टाउटी करते हैं इन सब के। हाय ये इन बेचारे साइरिन को भेज देते हैं कि फलाने वीज़ा कंसल्टेंट के पास चले जाओ, वहाँ से डॉक्यूमेंट बनवा लो। वो बंदा जो है इनसे हज़ारों में पैसे मांगता है, उसके बिहाफ पे डील करते हैं। अगर पकड़ा भी जाए तो वो पकड़ा जाएगा, इनके क्लीन हैंड्स हैं, इनको कोई बंदा पहुँच नहीं सकता। ये कहेंगे नहीं हमारा तो उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? सर हमारी दोहा वाली एम्बेसी की इतनी शिकायत हैं, अल-अमान अल-हफीज़, यानी कि टोकन का रेट मुझे पता लगा है 100 रियाल। 100 रियाल? जी आपने सिर्फ एक टोकन जल्दी लेना है तो। ਓਏ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੇ 100 ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, 100 ਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਮਨੇ, 3 ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 100 ਦੇ ਅੰਬ ਲੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2 ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। सफीर साहब इस गल च बड़े लकी ने, ये सवेरे सवेरे निकल जाते ने आम लैन। 4,500 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी 100 रियाल के। अगर दिन में ये 100 साइलिन आते हैं, जो कि कम है, वो जो आपने तस्वीरें दिखाई थी, लग तो ये रहा है कि एट ए टाइम कम से कम 500 बंदे बैठे हुए हैं। और सर मेल पोर्शन था वो, ओए अभी फीमेल बेचारी अलहदा थी। इस हिसाब से तो 1000 हो गए ना जी। 1000 को आप मल्टीप्लाई करें 4000 के साथ, 46 लाख रुपया। 46 लाख रुपया जी 46 लाख रुपया रोजाना। लेकिन देखें 46 लाख है ना, आप इसे रिड्यूस कर दें, इसका चौथा भी कर लें, आप चौथाई भी कर लें, तब भी एक जरे कसीर एवरी डे। हाँ जी ਉਹ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੰਮੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਖਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। तेरे सारे ने सन फोन किया इन्होंने देना, तेन 46 लाख मैं भेजांगा। अच्छा जी आपको सफीर अपॉइंट किसने किया था? वज़ीर आज़म साहब ने। वजीर आजम इमरान खान ने? नो नो, और शायद खकान अब्बासी साहब। अच्छा शायद खाकान अब्बासी ने अपॉइंट करके गया। और अभी तक आप कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छे, क्यों ध्यान पवा रहे हो, खुदा दा वास्ता नथी रहो जरा, क्या रहो? चुप रहो। दो हज म्यूजिशियन भी रहे थे पहले। और नजाकत नहीं तबले वाला, वो इन्हां दा फर्स्ट कजन है।
ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਗਤਰੇ ਨੂੰ ਸਫੀਰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ फिर सिफारिशी कौन था तुम्हारा? ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਨਵਾਜ਼ ਦਿਓ। सर हम तो सिर्फ झक मारते रहे, इम्तिहान देते रहे, असल मौजें तो इनकी हैं। ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਬੇਟਾ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਰਤਾਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। लो ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡੇਟ ਰੱਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਿਆ। अच्छा, ये जो मस्टर्ड कुर्ते में बैठा है बाबा, ये क्या लेने आया? ਇਹ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੀ। अच्छा, तुम्हारा इशू क्या है? ओवर स्टे है जी। नहीं यार, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, तुम यहाँ ओवरस्टे करके बैठे हुए। सर इनका असल में दुनिया पे ओवरस्टे हो गया है। एडा पुराना बाबा है, पासपोर्ट से मरहूम लिखे है यकीन। नहीं बाबा जी, ये तो वैसे गैर कानूनी है ना। और सर मैनू समझ नहीं आई, मैं ओवर स्टे घर बैठा। नहीं यार, उसको हेल्प करें किसी तरह। सर हम किस तरह हेल्प करें? कागज इनको पढ़ना नहीं आता, साइन इनको करने नहीं आते, हम कैसे मदद कर सकते हैं? ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੱਛੀ ਆ ਮਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ये हमारा फर्ज है आपकी मदद करना। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ यार, ये तो बड़ी लंबी बात करता है, तुम्हारी तरफ आते हैं। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰਤਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इनमें करप्ट कौन कौन है? ਇਹ ਬਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੈਲੋ ਓਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ। सर अब आप बताएं, अब हम क्या करें? कोई तो राह रास्ता दसो सा कित्था वन्यू। आप एक काम करें, वीडियो बनाएं अपनी जी। और हमारे शो में भेजें, ਇਹਦਾ ਕੀ हम चलाएंगे और बार बार चलाएंगे। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸੀ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖੋ। पर वैसे अगर ये चाहें तो सारे मसले हल थी सकदन ना। जी जी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके हाथ पे फैज की लकीर ही नहीं डाली। बिल्कुल। ये बेफैज लोग हैं। अब देखो बाबा खुरकी जा रहे हैं, पासपोर्ट लेने आ गए, दवाई नहीं ली। अच्छा जी, नैब आजकल आप पर फोकस कर रही है। सर आप इनको बताइए, हमें नहीं। यानी ये जो साथ वड़ायत साहब बैठे हैं, एम्बेसडर साहब को सर। ਸਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿ नहीं है नहीं। इतनी आसान बात नहीं है ये। नहीं साइन तो वैसे इन्हीं के होंगे, क्योंकि बेचारे पॉलिटिकल अपॉइंटी को कौन पूछता है। याद रखना कि सोफिया में हमारी जो एम्बेसी है, वहाँ पर बदउनवानी के केस में अकाउंटेंट को धर लिया गया। अच्छा खासा गबन है उसके ज़िम्मे, और वो अकेला नहीं पकड़ा जाएगा, फिर वो पूरी चेन बताएगा, बल्कि चेन ऑफ कमांड बताएगा कि कहाँ से मामला शुरू हुआ। 1-2 सीनियर डिप्लोमेट्स को मैं जानता हूँ जो सफ़ीर रहे हैं और बाकायदा अंडर क्लाउड्स रहे हैं अपनी करप्शन की वजह से। गवर्नमेंट कॉलेज के मैं जानता हूँ, रावियंस हैं, शर्म आती है उन्हें रावियन कहते हुए। अब तो रिटायर भी हो गए होंगे, मुझे डर है कहीं मर खप न गए हों। दूसरा डर क्यों है आपको? इसलिए कि एक्सपोज करना है हमने उन्हें, उनकी ज़िंदगी में करेंगे तो बेहतर है, मर गए तो फिर फ़ायदा क्या। आप बताएं सर, मैं खुद रावियन हूँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? आपसे बहुत सीनियर होंगे, तो अस्सा पहले सफ़ीर हुआ करते थे। अब मुझे बताइए, मैं सरगोदियन हूँ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਭਾਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਲ ਏਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਲਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਯਾਰ। ਆ ਜਾ ਉੱਥੋਂ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਆ ਲੈ, ਕਹਿ ਜਾ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਫਰਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤਿਆਰੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਤਿਆਰਾ ਸਾਲਿਆ। ਆਹੋ ਓਕੇ, ਹਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਫੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਫੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਫੀਰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਫੀਰ। ਉਹ ਮਰੇ ਸੱਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਮੈਲੀਆ ਵੇਖ। ਸਫੀਰ
अच्छा जी आंटी अल्लाह हाफिज जाओ जी ਇਹ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨੇ ਹੈਲੋ ਬੇਬੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ यार ये तो 100% ठीक कह रहा है, नॉट ऑल ऑफ देम बट 70% ऐसे ही होंगे। ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਬੇਬੀ ਫਿਰ और बेबी क्या होता है ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੇਬੀ ਹੈ तुम्हें कैसे पता है? ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਬੇਬੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਰਕ ਪਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ तो तीन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि कब्र में दफन होने वाली खातून 10 मिनट बाद जिंदा हो गई। ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾਏ ਉਹਨੂੰ हाँ वो वैसे मरी नहीं थी कि जिंदा हो गई, कहना ये चाहिए था कि 10 मिनट बाद बाहर आ गई। ये एक बड़ा दिलचस्प लेकिन दर्दनाक वाक्य है। ये है कहाँ का सर? यूक्रेन जो साबिक सोवियत रियासत थी, ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ इसका झगड़ा इसके हमसायों से होता था। वो 2 भाई थे और 6 माह पहले उनका कुत्ता चोरी हो गया। उनका ख्याल था कि ये कुत्ता इस खातून ने चुराया, तो वक्तन फ़वक्तन उसके साथ इनका झगड़ा होता रहता। अब वो कहते हैं कि पिछले दिनों किसी बात पे उसने कोई बहुत ज़्यादती की, बदतमीज़ी की, या कोई होता है बाज़ लोग बड़े लाउड होते हैं, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो कहता है कि हमने उसकी पकड़ के खूब ठुकाई की। अम्मा होना थी 57 ईयर्स ओल्ड थी, अम्मा तो ना कहो। इस दौरान ये बेहोश होगी। कहती हमारा मारने का हरगिज़ इरादा नहीं था और ना हमने कोई ऐसी कारी ज़रब लगाई, इसे बड़ा ही गुज्जी मार जो है ना हम देते रहे, लेकिन ये बेहोश होगी और हमारा ख्याल था कि मर गई। इसलिए कि हम नशे में थे, हमने सोचा कि ज़ोर से लग गई या किसी ऐसी जगह पे लग गई, टेम्पल पे लग सकती है, सर में लग गई चोट। तो कहते हम इसे दफन करने जा रहे थे कि रास्ते में इसे होश आ गया। और वो आगे से ये कहती है कि जब ये मुझे मार रहे थे तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये नशे में है और अब ये मुझे कहीं फारिग करेंगे, फेंकेंगे। कहती है अभी मैं सोच ही रही थी कि एक जाके इन्होंने गड़ा खोदना शुरू कर दिया। वो छोटा मोटा गड़ा था, मुझे उसमें डाल के इन्होंने ऊपर मिट्टी डाल दी, सही तरह से इनसे दफनाया भी नहीं गया। जब ये चले गए तो मैं पीछे से निकली और सीधी पुलिस के पास आ गई। और उस अम्मा जी का हौसला आप देखें कि वो दफन होने तक पहुंच गई हैं, पहले उठी नहीं। हौसले से ज़्यादा उसकी दानाई। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर होश आ जाता ना तो अब वो इस क्राइम को छुपाने के लिए, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से मार दिया था, वो शायद और ज़रबेकारी लगाते। शायद वो मार ही देंगे उन्होंने जी, वो चुप करके पड़ी रही, ये बेहतरीन काम था। व्हाट इफ बर्न कर देते? वाकई बात दुरुस्त है कि उसके ऊपर कोई तेल शेल डाल के आग लगा देते। बिल्कुल। अब नशेई जो होता है उसकी अकल पर तो पर्दा अल्लाह ने डाल दिया होता है, ये उसकी सजा होती है वो जो कुछ कर रहा होता है। ये अम्मा हुनी जब थाने गए ना, थाने वाले भी दौड़ गए ये किधरों आ गई नहीं, ये कोई नया वाक्य नहीं है, बड़ी दफा हुआ है इस तरह। 2011 में एक रूसी नौजवान ने अपने आप को दफन कर लिया। अब भाई जी, और बाद में वो निकल आया। पागल था जी, सबने कहा ये हरकत तुमने की क्यों? उसने कहा मैं देखना चाहता था कि लोग किस तरह मौन करते हैं, किस तरह लोग मेरी मौत पे रोते हैं और मुझे याद करते हैं। तो पुलिस ने कहा भाईजान पहले तो इधर आए ना। वो बाकायदा सजा हुई थी। ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਬਰ ਜੀ ਖੋਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਬਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ। उन्होंने सर पूरा कमरा नीचे बनाया होता है, फ्रूट साथ रखा होता है, पानी रखा होता है। वो जिस तरह हमारे सियासतदानों की जेलें हैं हाँ जी, उस तरह की कब्रें होती हैं। अगर देखा जाए तो ये टूम्स हैं फेरोज के और इन लोगों के, ये भी नीचे कमरे ही होते हैं। उन्होंने अपने लिए सोने के बर्तन रखे, पूरी वेल्थ लेके जाते हैं। उन्होंने सारा कुछ और खुराक तक लेके जाते हैं। देखें, मौत का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था इनका। हर जैतून का तेल रखा होता है वहां पर। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ 2018 में एक ब्राजीली खातून को दफन कर दिया गया इसी तरह मार कुट के। वो 11 दिन बाद बाहर आ गई। और उसने सांस कहाँ से लिया? कहीं ना कहीं वेंटिलेशन ही तो बाहर आ गई ना। तो हमसाये कहते हैं कि यहाँ से हम चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुना करते थे और हमें लगता था कि ये हमारा वहम है, हाँ जी, वरना मुर्दे कहाँ बोलते हैं इस तरह। वो तो जो उन्हें गाल कड्डी ना तो कॉफिन में से कैसे बाहर निकला जा सकता? टूटा हुआ हो सकता है कॉफिन, अच्छी तरह बंद ना हुआ होगा, वरना जो तगड़ा कॉफिन हो तो आप क्लैस्ट्रोफोबिया से मर जाएं, जी सर, आप सफोकेशन से मर जाएं। बिल्कुल।
तो एक फिल्म आजकल नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, बहुत ही अच्छी फिल्म, एशले जड की, बहुत लाजवाब, टॉमी ली जॉन्स, डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी में उसको उसका शौहर बंद कर देता है, तो इत्तेफाक से ये शौहर को मारने जा रही होती तो अपनी जेब में पिस्टल रख लेती, ये फिर उस पिस्टल के साथ अंदर से फायर करके तोड़ती है रिवॉल्वर के साथ, उसके लॉक के ऊपर मारती है तो टूट जाता है। अज़मना कदीम में एक चाइनीज सजा ये होती थी कि आपको जैसे जिंदा दरगोर कर देते हैं ना, आपको जिंदा दफन कर दिया जाता था, और बहुत से खुशकिस्मत ऐसे होते थे कि तदफीन के बाद फिर निकल आते। वाह वाह, तो फिर उन्होंने छड़ देंगे? नहीं, फिर जब एक दफ़ा होगी एग्जीक्यूशन होगी तो फिर आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। हाँ जी। और आप मरे ना तो वो जो अमल है फांसी का वो एक दफ़ा हो चुका है, अब आपको मारा नहीं जा सकता। इसी बिना पर उन्होंने फिर कानून में तब्दीली की कि सज़ा का जो सेंटेंस है ना, उसमें कहते हैं टू हैंग बाय द नेक टिल डेथ। वाह, 6 दिन लटकते रहो, जब तक मरोगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम। तो अर्ली इराज में टॉर्चर करने के लिए, सजा देने के लिए ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे कि आपकी खुद रूह कांप जाती है। अरबा ये भी संसार कर दे जी, दब के बट्टे मार दे। नहीं, वो तो यहाँ भी होता है, अफगानिस्तान में भी होता है, ट्राइबल एरियाज में भी ये जो हेनस क्राइम्स हैं इस तरह के, उनको फिर संसारी करते हैं। वो सर पहले दौर च उत्तों सुटते होंगे बिल्डिंग तो धक्का दे देंगे। पहले दौर में कौन सी बिल्डिंग्स होती थी? हाँ, ये ठीक कह रहा है, एग्जीक्यूशन का तरीका था, टावर्स होते थे उनके ऊपर चढ़ा के नीचे बगैर सीढ़ियों के। ये बड़ी खूबसूरत लाइन है मुख्तार मसूद की आवाज़े दोस्त में, वो जब टावर्स की डिटेल बता रहे हैं तो बड़ी खूबसूरत लाइन है। कहते हैं ऐसे मीनार भी थे कुरून वस्ता में जहाँ दुश्मनों को सीढ़ियों के जरिए चढ़ाकर बगैर सीढ़ियों के उतार दिया जाता था, फिर फसील से नीचे फेंकना मुगलिया खानदान की रिवायत थी। हाथी के पैर तले कुचल देना, हाथी के पैर भी, वो भी एक शेरों के सामने फेंक देना, ये सारे का सारा, फिर लीथल इंजेक्शन, ये भी एक बड़ा काम है। आदे तौर पे अग ला देंगे बंदे को, पटाखा जिहड़ा पैंदा ओहदा मजा लेंदे सी। बड़े जालिम लोग। इससे ज्यादा खौफनाक चीज होती थी जो मुर्दे का डांस देखा करता था, वजीरी। वजीरी एक बड़ा मशहूर अफगान कैरेक्टर हो गुजरा है जो अपने दुश्मनों के अंदर ना पेट में पेट्रोल भर देता होता था, पेट्रोल से ना भर देता तो बेचारे ब्लोट हो जाते थे, तो उनको फिर इस तरीके से आग लगा दी जाती कि वो गिरे गिरे यूं 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 करके कांपते, और ये बहुत एंजॉय किया करता। जब तालिबान आए उन्होंने फिर वजीरी को एग्जीक्यूट किया, वो भी निशान इबरत था। सर वो कैसे किया? उन्होंने पूरा शहर स्टेडियम में इकट्ठा किया, काबुल में, हेलीकॉप्टर पे भाईजान को ले गए ऊपर और बगैर सीढ़ियों के नीचे फेंक दी। बनाना चाहिए। ये भी कल की बात है, कुरून उला की नहीं, लाहौर में एक बहुत मशहूर फांसी थी, पप्पू मर्डर केस, जो पप्पू एक बच्चा था उसको रेप करके मर्डर किया गया, ज़ियाउल-हक का दौर था। दैट हैपेंड इन शादमान, ये जो कैंप जेल में एग्जीक्यूशन थी और बाहर से नजर आई सारी क्रेन के जरिए, और सर 3 दिन तक लटकाए रखा था सो दैट लोग इबरत पकड़े। तो फिर वो पूरे 3 साल 10 दिन वाकया नहीं हुआ था। नहीं हुआ। सर आज के दौर का क्या करें जहाँ पे रोज इस तरह के जहाँ सजाएं नहीं ना होंगी इस तरह के हिनस क्राइम्स पे, तो फिर ऐसे ही होगा। वो करंट भी लगा के मारते थे। ये जो इलेक्ट्रिक चेयर है ये आपको करंट ही लगाते हैं, बातों में तो नहीं लगाते। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ये चाइना ने किया था, उन्होंने वो गोली भेज दी लवाहिकीन को, इस मनहूस को हमने इस गोली के साथ मारा, 28 रुपए दो, क्योंकि इस जिल्लत को भी हम सरकारी खजाने से नहीं भुगतेंगे, तुम पे करोगे। क्या बात। मैं इलेक्ट्रिक चेयर ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ करंट लाया माना 12 मीटर सड़ गया। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि कोरोना वायरस से डर के 33 लाख रुपए की करेंसी धो डालने वाला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल। चलो जी, अन्ना से नहीं सिपाही नहीं भाई, डर गया ना कि कहीं कोरोना वायरस ना हो नोटों के अंदर, उसने धो के अच्छा इडियट इतना है कि धोने के फौरन बाद माइक्रोवेव में सुखाता रहा। ये वैसे सोल की बात है। सर उन जाया हो गया पैसा, तकरीबन जाया हो गया था। ये लेके चला गया बैंक, वहाँ खूब उसकी किट लगाई, मतलब गनमैन से लेकर मैनेजर तक ने उस पर झुकते की और उससे कहा कि भाई हम आधे चेंज कर देते हैं, आधे
तो बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं। ਉਹ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਸਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, अच्छा ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, जी, ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਸਲੀਮ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੜਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕ ਪਤਨ ਦਾ ਡਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ। पाक पतन के बारे में आजकल कोई बात नहीं कर सकता, और आजकल क्या है? ममनू है ना, मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर का ससुराल है, कुछ तो ख्याल कर। आज बहुत पिंकी शर्ट पहनी हुई है आपने। नहीं यार, मुझे एक कलर अच्छा लगता है। अच्छा, ये आप लोगों का ना बड़ा फेवरेट होता है, पता है? अच्छा, पता है हमारा, आपका भी बहुत अच्छा नहीं, आपका तो खुसूसी तौर पर। सही है। एक आप हैं असद कैफी, ऊपर से आपने ये पिंक कलर पहना हुआ है, लुकिंग वेरी गुड ऑन यू, इसमें तो कोई शक नहीं। सर ये तो स्टीरियोटाइपिंग है, पिंक आदमी नहीं पहन सकते क्या? आदमी पहने ना तो और बात है। तो बैंक का एक वाकया मेरा भी है। वाह वाह वाह। सर मैंने एक जगह से पेमेंट लेनी थी, उन्होंने मुझे पुराने नोट दे दिए, मैंने ध्यान नहीं ਇਹਨੇ किया, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸਾਈਕਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਦੇਗਾ। मैं उनको लेके बैंक जमा कराने चला गया, उन्होंने जमा करने से इनकार कर दिया। वो पुराने नहीं, पाटे पुराने होंगे। हाँ जी, नोटा जो खंग दी आवाज आ रही है। तो वाकई किसी ने बहुत खस्ता नोट दे दिए थे मुझे। फिर मुझे सर किसी ने कहा कि स्टेट बैंक की ना एक हेल्पलाइन है, अब वहाँ फ़ोन करें। मैंने वहाँ फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा कौन सी ब्रांच है, कौन सा बैंक, मैं सब कुछ बताया। उन्होंने मैनेजर को फ़ोन आया उसी वक्त, उन्होंने कहा जी जब तक इस बच्चे के पैसे जमा नहीं होते आपने ब्रांच बंद नहीं करनी। नोट इन्ने गले सन, उन्होंने 3 महीने ब्रांच खोली रखी। मैंने रिक्वेस्ट की कि आप ज़रा स्टेट बैंक फ़ोन करके वेरीफाई कर दें कि आपके पैसे चेंज हो चुके हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये किस सन की बात है? सर ये 2003 की बात है, आई थिंक सो। बैंक भी जो भी उस वक्त स्टेट बैंक का गवर्नर था, हम उसे खराज तहसीन पेश कर, और ये मोस्ट प्रोबेबली इशरत हुसैन होंगे। नहीं, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ तो पाकिस्तान आया राज मांगता रहा। नहीं, आपने कभी पुराने नोट रखे हैं अपने पास? अच्छा, वो कहता है सलीम और रूबा हंसने लग जाती है। ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਗਏ। लेकिन हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शो ज़्यादातर नौजवान देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों को ज़हन में रखते हुए आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि लाहौर, कराची में यूनिवर्सिटीज़ की भरमार है, लेकिन सम ऑफ देम आर वेरी गुड। हमने आज सुपीरियर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया और मैडम आयशा जाहिद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक दावा करते हैं कि जैसे हम मनी बैक गारंटी कहते हैं, आपको चीज़ पसंद ना आए पैसे वापस। एक चीज़ होती है बाय बैक गारंटी, कि जो आपको रॉ मटेरियल देता है या जो लोन देता है वो कहता है बाय बैक। अमेरिका ने यहाँ पे एक कारखाना लगाया, वो कहता है आप प्रोड्यूस करें, मैं बाय बैक गारंटी लेता हूँ कि आपका प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा। ये एक दावा करते हैं जो बड़ा दिलचस्प है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जॉब की अश्योरेंस देते हैं। जॉब गारंटी मेरा ख्याल है कोई और इदारा इस तवातर के साथ, इस तयक्कुन के साथ नहीं देता। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, ये एक जेन्युइन सवाल है कैसे। उसके पीछे हमारी लीडरशिप है। हमारी जो रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान है, शी इज़ अ PhD इन एंटरप्रेन्योरशिप, और उनका विज़न ये है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप वो वाहिद तरीका है जो आपके मुल्क को और आपके यूथ को आगे लेके जा सकता है। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों का माइंडसेट चेंज करें। अभी जब एक ग्रेजुएट होने के लिए बच्चा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है तो वो ये सोचता है कि मैंने नौकरी ढूंढनी है, इससे बियॉन्ड वो सोच नहीं सकता। इसी तरह एक टीचर जो है उसका भी यही ख्वाब है। तो डॉक्टर सुमेरा रहमान ने एक एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसकी हेल्प से उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स को ट्रेन किया और उनका माइंडसेट चेंज किया और उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है वो क्रिएट किया। उस टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम जो हम लेकर आए हैं जिसको हम कहते हैं 3U1M प्रोग्राम। अब 3U से मुराद ये है कि 3 साल यूनिवर्सिटी में और 1 साल मार्केट में। अगर हमारा बच्चा जो है वो फ्यूचर में जॉब करना चाहता है तो हम उसके लिए एक डिज़ाइन थिंकिंग को सामने रखते हुए हमने उसके लिए डिज़ाइन चैलेंज क्रिएट किया है
और कोई 100 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमारे कॉर्पोरेट कनेक्शंस हैं। सो हमारा बच्चा उन ऑर्गेनाइजेशंस में जाएगा, वहाँ जाके वो उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सॉल्व करेगा एंड एज अ रिजल्ट वो एक्सपोजर मिलेगा जो नॉर्मली नहीं मिलता। सिमिलरली अगर वो बच्चा अपना काम करना चाहता है तो हमारा इंक्यूबेटर ID92 उसको सपोर्ट करता है कि वो अपना स्टार्टअप प्रोड्यूस करे, और अगर वो अपना फैमिली बिजनेस ग्रो करना चाहता है तो हमारा एक्सेलरेटर प्रोग्राम है स्केल अप PK के नाम से, वहाँ पर हम उसको हेल्प करते हैं स्केल अप करने पे। सो एट द एंड ऑफ द 4th ईयर द स्टूडेंट विल हैव हिज डिग्री एज वेल एज द जॉब। अच्छा जी, हम नोटों की बात कर रहे थे। पर वल भी होंदी कोच ते ਉਹ बच्चे ਕਿਆ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੈਕੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। नहीं, उर्दू में बात कर लें, क्या है उर्दू सराइकी मिक्स सब चलता है। सर फिर भी तो उसकी बचत होगी ना, उसको आधे पैसे तो मिल गए हैं। देखो ना क्या अच्छी उर्दू बोली है। लेकिन वो तंगी जैसी जितनी देर बोलती रही। सर मैंने आपको कहा था ना, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम उर्दू बोलते हुए तंगी में नहीं होते। सर मेरे लिए तो तुसी सुतेले आ गए हो, यकीन करो। क्या सुतेले? क्या खास तौर ਤੇਲੇ ਅੱਬੂ खास तौर पे जिस दिन तुसी इंदी शर्ट पाई हुंदी है। यार मैं तुम्हें दे देता हूँ ये शर्ट तुम्हारी हुई। ओके डन। सर ऐसा कोई ड्रेस, ऐसे कोई कपड़े जिनको देख के इनको लालच ना आए? वैसे बाय द वे मैं ऐसी एक शर्ट तुम्हें दे चुका हूँ। वही मैं तारीफां कर करके गिद्दी हो सिया। मैं भी तारीफा करके गिद्दी ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਦੇ। सर ये तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿਆ, ਅੱਜ ਸੋਣੀ ਜੋ ਹੋਗੀ ਹੈ। हाँ आज नहीं सो रहा, वाकई आज जाग रहा है। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੌਵੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अरे ते एवें सोनी नूं गल्लां कर रहे हैं, मेरे नाल बिठाओ सोनी नूं। ਫਿਰ ਨਾ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ ਕਿਤੇ। ਸੋਨੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਡਿੱਠੀ ਹੈ। क्या नहीं डिठी ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਡਿੱਠੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੈ ਗਿੱਠੀ ਹੈ। हाल गल्लां कर, चंगी भली गड्डी है जनाब। मेरे लोग बहुत अच्छी गड्डी है आपकी। ये शुक्रिया। लोकी भी ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜਨ ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਪਾ ਲੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। स्लो ही एडी माड़ी गड्डी, एडी स्लो गड्डी। आप रंगीला साहब किस स्पीड पे चलाते हैं आमतौर पर? मैं 60 पे चलाता हूँ जी। आप रिंग रोड पे चढ़े हैं कभी? हाँ जी मैं जाता हूँ जी। ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆ। ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। इतना गाली तेरी गड्डी दी तेती अपन तू गड्डी वटवेंदा क्यों ने? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਟਵੇਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? तू कदी क्या ही नहीं सोनी है। ਉਹ ਅੰਨੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਡੈ ਨੇ। ऐसे अजहर भाई कोई नई चीज लगवाई है आपने गाड़ी में? ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अच्छा ਇਹਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। उन्होंने अपने छत पे बागीचा बना लिया माशाल्लाह, उसमें गमले, दरख्त, घास सब कुछ लगाया छत पे। ये सब कुछ तूने गड्डी च भी लाया है। वैसे बाकी इसकी गाड़ी में गमले थे, घास का मुझे नहीं पता लेकिन गमले तो थे। छोटी जी खुरली मैंने रखी है। खुरली क्यों? राह जाने भुख भी लग जाती ना, उसे हल्का खुरली क्या होती खुरली का मतलब खुरली क्या है? है? ऐसे नहीं पूछा। क्या खुरली है? मैं तुम्हें अंग्रेजी में बताऊं, खुरली मैंजर। मैनेजर मैनेजर नहीं, मैनेजर मैंजर जिसमें जानवर खाना खाते। नहीं कोई नई चीज लगाई है आपने इन दिनों? ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਭੂਆ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਵੇ ਨਵੀਂ। ये सराइकी में खुरली को क्या कहते हैं? बंदा राधन कहंदे च डंगर घाह खांदे ने, जरना चारा अपना खांदे ने। जी जी जी। ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਰੁੜ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ। सारे 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੀ, सारे घर सारे बुड गए हैं। ये है ना, बुड गए, बुड डूब गए। हाँ ये होता है फिर सैलाब की तबाहकारियां जो हैं, ये तो कोलेट्रल डैमेज है दरिया के पास रहने की, ये तो अय्याशी है, फिर उसकी कीमत आप अदा करते हैं। और दरिया भी कौन सा? दरियाए सिंध। सलीम आप दरिया सिंध में नहाए हैं कभी? ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਡॉल्फिन ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। यार ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन है जी जी, वो बहुत प्रिजर्व किया गया, बड़ा उसमें बहुत इजाफा हो गया। हाँ जी, सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की सर। लास्ट टाइम जब मैंने इस पे डॉक्यू की थी उस वक्त 630 इसकी टोटल तादाद थी, तो माशाल्लाह बहुत बढ़ गई है। सर दरियाए सिंध के किनारे मैं बड़ी अन्नी डॉल्फिन देखी है। एक अन्नी डॉल्फिन ने अख खोल के अजहर को लत मारी, फिर बंद कर ली। तो दिन हजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।